नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और पक्ष विपक्ष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आ गए हैं नेहरू प्लेस में एक और नए मुद्दे को लेकर लोगों के बीच चर्चा के लिए। मुद्दा ये है कि ईरान ने कहा है अपना एक चिंता जताई है और कहा है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई है, जिसका जवाब भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से दिया गया है। उन्होंने इस बात पर अपना कड़ा एतराज जताया है। लेकिन क्या हाल के दिनों में भारत की जो एक साख है, जो पूरी दुनिया में रही है एक सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष देश के तौर पे, क्या उस पे असर पड़ा है? इस पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब हैं, दिल्ली बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, और अखलाक उस्मानी हैं जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़ेंगे, उनसे भी बाद में उनकी राय लेंगे, आम लोगों की। लेकिन शुरुआत में अखलाक साहब आपसे करना चाहूँगी। जिस तरह की बातें कभी कभार हमको अलग अलग, चाहे राइट्स की बॉडीज़ रही हो इंटरनेशनल, चाहे बर्नी सैंडर्स रहे हों जो कि इलेक्शन तो यूएस में लड़ रहे हैं लेकिन भारत को भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इलेक्शन में, और ईरान की बात रही हो, इसका असर क्या भारत की इमेज पर, डिप्लोमेसी पर पड़ेगा? सबसे पहले तो ईरान ने जो भारत के आंतरिक मामलों को उठाया है उसकी मैं आलोचना करता हूँ। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान ही नहीं, इससे पहले मलेशिया, पाकिस्तान, तुर्की और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन और आज यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का कमीशन भारत में सीए लॉ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर एक साथ इतने फ्रंट से हमारी आलोचना हो रही है तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। क्योंकि मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने देश की राजनीति को कैसे चलाते हैं, हमें 3 अलग अलग मुद्दों पर गौर करना चाहिए। पहला, हमारा क्षेत्रीय सुरक्षा किस चीज़ में है। जो परंपरागत रूप से हमारे दोस्त रहे हैं अब तक, ईरान, बांग्लादेश, आज देख रहे हैं हम कि इस कानून के बाद और दिल्ली के वायलेंस के बाद कल ढाका में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, जवाद ज़रीफ ने आज ये ट्वीट कर दिया। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का डेलीगेशन 5 दिन के पाकिस्तान दौरे पर गया है, जहां वो कश्मीर और भारत के मुद्दों को डिस्कस करेगा। इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने ऐसा कभी नहीं किया। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी ऊर्जा सुरक्षा। जिस ईरान के विदेश मंत्री के ट्वीट को लेकर हम बहस कर रहे हैं, उस ईरान का हमारे ऊपर $6 अरब का बिल बाकी है। यानी वो हमें न सिर्फ भारतीय रुपए बल्कि बार्टर में भी अब तक तेल देता आया है। तो क्या हमारे लिए ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है? और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे हिंदुस्तानी जो बाहर रहकर पैसा कमाकर भारत भेजते हैं, वो एक साल में $80 बिलियन है। ये $80 अरब रुपए में बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत बहुत लंबी संख्या हो जाएगी। ये हमें ज़्यादातर अरब देशों से मिलता है। तो हमने आज तक जो पॉलिसी अपना के रखी इस्लामी देशों के साथ में, उसमें हमने इन 3 बातों का बड़ा ध्यान रखा। अगर उसमें कहीं पर भी ऊंच नीच आती है तो आप ये समझिए कि इससे भारत के कूटनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय और ऊर्जा की हितों को नुकसान है। तो इसका असर पड़ सकता है। जिलानी साहब, पाम ऑयल के बगैर तो हम लोग रह गए, लेकिन क्या ऊर्जा के बगैर रह सकते हैं? और दूसरी बात ये कि एक साख होती है। हिंदुस्तान जब भी इंटरनेशनल स्टेज पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आया और उसने कुछ कहा, लोगों ने सुना है, क्योंकि उसकी एक साख रही है, एक धर्मनिरपेक्ष देश रहा है और एक बहुत उसकी हिस्ट्री रही है जिसको सब सलाम करते हैं। उस पर असर पड़ने का क्या कोई गुंजाइश नहीं लग रही है जब ऐसा हो? क्या आपको लगता है कि एक बिल जो इंटरनल मैटर है CAA का, वो आने के बाद हमारे साख को ये मैं बिल को नहीं इसके लिए जिम्मेदार मान रही हूँ। मैं जो लोग कह रहे हैं, जो अलग अलग देश रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको, तो या तो भारत कोई तरीका निकाले कि इंगेज कर सकेंगे। ऊर्जा और ऑयल कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो क्या उसकी सबसे बड़ी मार्केट भारत नहीं है? भारत के अंदर उसकी चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो हमें ये भी सोचना है कि हम अगर टारगेट कहीं और के, अब आप बर्नी सैंडर्स की बात कर रही हैं, उनका चुनाव अपना एजेंडा है, उनको चुनाव लड़ना है अमेरिका के अंदर, उनको लगता है कि हमें ट्रंप को कैसे टारगेट करें, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी की सारी राजनीति वहाँ कर रहे हैं। अब जवाद ज़रीफ जैसे लोग, तो आप खुद बताएं कि आपका बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप बताएं कि आप जवाद ज़रीफ और पाकिस्तान का एक जो इंटरनल मिनिस्टर है, उसके कहने पे भारत के साख के ऊपर बट्टा लगना और नहीं लगना, जो हमारे लोग बात करने लगते हैं। इनकी बात मैं मानता हूं कि UNHRC आज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, वो थोड़ा सोचने का विषय हो सकता है, लेकिन उस पर भी हम चर्चा करना चाहिए। हम
अपनी साख को किसी दूसरे के कंधे पे दे के हम इसलिए यहाँ पे चर्चा करें कि वो कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा। हम बहुत मजबूत, हमारी इस वक्त की पूरी चाहे वो विदेश नीति हो, हमारी जो कूटनीति है दूसरे देशों के साथ, हमने टाइम टू टाइम पे देखा है। और जो विदेश नीति की वजह से आज देखिए कि दुनिया भर में मोदी जी ने जो एक अपना संदेश पूरे अदर देशों को दिया है, उसमें भी हमने देखा है कि किस तरीके से लोगों ने हमारी एक, आप कह सकते हैं कि आज के डेट में भारत को लोग देख रहे हैं, जो दूसरे देश हैं, जो मैं अमेरिका की बात नहीं कर सकता हूँ, अमेरिका के भी अभी राष्ट्राध्यक्ष आए थे और उनका जितना अच्छा रिस्पांस रहा है सबने देखा है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें कम से कम इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें पॉजिटिव रहना चाहिए। हम अगर कोई कहता है तो उसको एक साथ इकट्ठे होके हम उस पर सवाल उठाएं कि हमारा इंटरनल मैटर है। हम चाहेंगे दोनों, चाहे अब देखिए कल एक छोटी सी बात हमारे प्रधानमंत्री ने कहा और तमाम विपक्ष के लोगों के एक तरीके से अलग अलग बयान आए। राहुल गांधी ने अलग तरीके से कहा, एनसीपी ने अलग, सबने कोई ऐसी बात नहीं। अब कोई तीसरा मुल्क बाहर से आके और फिर हम उसमें करें कि हमारे 6 लाख बिलियन के उनके हमारी बिल बाकी है, तो हमारे पास भी तो एक दुनिया का इतना बड़ा मार्केट है कि दुनिया का हर देश है, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, वो भी हमारी तरफ देख रहा है। तो हमें समझना चाहिए। तो आप मानते हैं कि भारत को दूसरे देशों की कही सुनी पर इतना ध्यान अभी देने की जरूरत नहीं है? सर आप रुकिए, जब मैं लोगों से पूछूंगी आपसे भी पूछूंगी। लेकिन शायद जो ये कह रहे हैं कि बाहर के जो लोग कहते हैं उसका हमें क्यों असर पड़ना पड़ेगा, जहां अगर वो हमें तेल दे रहे हैं तो हम उनका बाजार नहीं है। एक चीज और है जो अक्सर इंटेलेक्चुअल्स और जिन्हें कहते हैं क्रिएटिव लोग होते हैं, उनके ऊपर उंगली उठती है कि वो हमेशा एक तरफा ही नज़रिया रखते हैं। पिंक फ्लॉयड जो कि एक बहुत फेमस म्यूज़िक बैंड है, उनकी तरफ से कुछ आपत्ति जताई गई। कुछ हॉलीवुड के एक्टर्स ने भी भारत के इन दंगों के बारे में, इस वायलेंस के बारे में कुछ बातें कही हैं। ऐसे में क्या जो बात जिलानी साहब कह रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं एक तरफा तो नहीं हो जाता मामला? जब कुछ और होता है तब वो आवाज़ें चुप रहती हैं, लेकिन जब मुसलमानों से रिलेटेड कुछ बात आती है तब वो सेक्युलर बन जाते। क्या ये आरोप लगते हैं कई बार? देखिए, इससे पहले मैंने आपसे कहा कि हमारे देश के अलावा कौन सी एंटिटी क्या कहती है, स्टेट हो या एजेंसी हो या इंडिविजुअल हो, क्या कहती है, ये वो तय करेगा। हम उससे सिर्फ आग्रह कर सकते हैं। इससे पहले यूरोपियन यूनियन का एक डेलीगेशन आया था, कश्मीर गया, उसने हालात ठीक बताए। उससे क्या यूरोपियन यूनियन जो प्रस्ताव हमारे खिलाफ लाई वो रुक गया? आमतौर पर ऐसा नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि हम जो पॉलिसीज़ अपना रहे हैं क्या वो एकदम उलट हैं अब तक इंडिया ने अपने स्टेट को, अपने एक सेकुलरिज्म को जिस तरह से पेश किया है। और अगर इससे, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी क्षेत्रीय सुरक्षा, हमारी ऊर्जा सुरक्षा और हमारा रेमिटेंस, अगर इन 3 बातों को कहीं से भी नुकसान हो रहा है तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। बात जवाद ज़रीफ की है ही नहीं। मैं आपको मल्टीपल ऐसे ट्वीट्स बता सकता हूँ या उन लोगों की आपत्तियाँ बता सकता हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जो कानून पास हुआ है वो भारत के मुसलमानों के साथ नहीं, कई नागरिकों के साथ भी ठीक व्यवहार नहीं कर रहा है। तो ये एक कंसर्न है। मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ डिबेट से, बहस से, या हम घर में बैठ के जो दलील दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता इससे ये मामला बहुत अच्छे से शांत होगा। इसके लिए हमें इंगेज करना पड़ेगा, अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। आज जिस तरह से ईरान के राजदूत को बुलाकर उनसे बात कही गई है, तो ये जब कर रही थी भारत सरकार, उसी समय UNHRC सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो ये इतने फ्रंट से विरोध हो रहा है, इसको भारत सरकार को गौर करना चाहिए, इस कानून पे पुनर्विचार करना चाहिए और उसे देखना चाहिए कि बेशक इंटरनल मैटर है, लेकिन हम भी तो इस दुनिया का एक हिस्सा हैं। हम अगर सबको इंगेज नहीं करेंगे तो ऐसा तो नहीं हम अलग थलग पड़ जाएंगे। आप ये देखिए, हमारे पड़ोस में 2 बड़े इस्लामी देश यानी ईरान और बांग्लादेश, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ में हमेशा भारत के साथ खड़े रहे, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या भारत में मुसलमानों का मुद्दा हो। आज ऐसा क्या हो गया कि ढाका में प्रदर्शन हो रहा है, जवाद ज़रीफ ट्वीट कर रहे हैं? ये गौर करने वाली बात है। क्या इस तरह की ये सब परिस्थितियाँ पाकिस्तान को मजबूत नहीं कर रही हैं? क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी और भारत विरोधी देशों का कब्जा नहीं हो जाएगा? ये मैं आपसे, ये चिंता की बात है कि कहीं इससे मौका पड़ोसी देश को ना मिल जाए कि वो हमारी बदनामी कर सके और वो इसका फायदा उठा सके। नहीं, आप देखिए कि अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने ईरान की भी बात करी, बांग्लादेश की बात करी। आप बताइए फिर कैसे सिलेक्टिव, आप बताएं कि भारत में CAA के बाद आप बार बार उस बिल पे आ रहे हैं और खास करके एक कम्युनिटी पे आ जाते हैं। आप
ये समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं कि ईरान और बांग्लादेश के कहने से हमारे इंटरनल मैटर पे या हमारे किसी भारत के नागरिक पे इस बिल का कोई असर हो रहा है? तो आप जैसे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जो कहते हैं कि हम समाज में घर में नहीं बैठते हैं, हम घर के बाहर लोगों के साथ हमारा संवाद होता है, वो अगर कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिखाई देगा तो हम अपने आप से इंसाफ नहीं कर पाएंगे। हमारे जो कह रहे हैं कि भारत को डायलॉग करना चाहिए दूसरे देशों के साथ, क्या हमें बात नहीं करनी चाहिए? आज भारत ने अपनी ताकत दिखाई है कि ईरान के राजदूत को तलब किया है और उन्हें समझाया गया है। रवीश कुमार का पूरा आपने आपके पास भी वो जो चीजें उन्होंने पॉइंट वाइज बताई है वो उनको बताया गया। कड़ी आपत्ति करने के बाद उनको बता दी गई कि सीए जो है वो बिल्कुल किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, अगर कोई भारतीय है तो। अगर भारतीय नहीं है तो आपका भी कंसर्न है और मुझे लगता है कि अखलाक साहब का भी कंसर्न होना चाहिए कि हमारी जो सीमित संसाधनों पे अगर किसी का बार बार ये बात आ रही है कि कोई दूसरा हक कैसे जमा सकता है, हम इसके लिए ईरान हमारे खिलाफ कोई बात कहे, मलेशिया कोई बात कहे, तो मुझे लगता है कि उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और सबको एक साथ जब भारत का कोई दूसरा, भारत के अलावा कोई दूसरे मुल्क का कोई आदमी कुछ कहे तो पूरे भारतीयों को एक होकर अपनी बात रखनी चाहिए। जिस दिन आप ये काम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है, एक आम भारतीय ये नहीं कर सकता है। लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर आते हैं तो लोगों से चर्चा करके देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि क्या भारत की साख पर कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा है। वक्त है एक ब्रेक का। पक्ष विपक्ष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा हम ये कर रहे हैं कि क्या भारत में पिछले कुछ दिनों में जो अलग अलग इंसिडेंट्स हुए हैं उससे क्या भारत की साख पर कोई असर पड़ा है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर या नहीं। तो हम आम लोगों से अब जानने की कोशिश करते हैं। हमने एक्सपर्ट से बात की है, कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं वो क्या सोचते हैं। सर, आप क्या मानते हैं, क्या कोई असर पड़ा है कि नहीं? देखो, कोई खास असर नहीं है, बट ओनली थिंग जो वर्ल्ड के अदर लीडर हैं वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे हैं उसके अंदर। जैसे ही वो इलेक्शन ओवर होगा सब खत्म हो जाएगा ये, तो इसलिए हम अलग थलग नहीं पढ़ सकते। जैसे पाकिस्तान को हमने अलग किया है तो वो भी अपने आप अलग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं वो कंट्री। तो इंडिया वाले इंडिया में ऐसे नहीं कर सकते। मोदी जी हर कंट्री के साथ अपने रिलेशन कितने अच्छे चल रहे हैं आपको पता ही है। 7 ऐसे इस्लामिक कंट्री हैं जिसको मोदी जी ने पुरस्कार दिया हुआ है आउट ऑफ 56। तो हाउ कैन द रिलेशन एक लीडर के कहने पे हम चेंज जाएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप मानते हैं इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, आप क्या मानते हैं? डेफिनेटली नहीं पढ़ने वाला है और ये तभी पड़ेगा जब हम पढ़ने देंगे। अभी हम पढ़ने दे रहे हैं तो पढ़ेगा। जैसे अभी सर कुछ बोल के गए हैं, जब तक ये नहीं बोलेंगे तब तक नहीं पड़ेगा। हम अगर एक हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका जो चुनाव में बात उठा रहा है, आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि किसका वोट लेना है। तो हमारे इंडिया की वो देखिए ताकत, उसको चुनाव जीतना है अमेरिका में इंडिया का नाम लेकर के। दिस इज आवर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर लोगों का मानना है कि असर नहीं पड़ता कि बाहर के देश क्या सोचते हैं। सर, आप क्या मानते हैं, बाहर के देश का सोचना क्या भारत के लिए कोई असर डालता है? नहीं, कोई असर नहीं डालेगा। हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा लोकतंत्र है, देश के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र डेमोक्रेसी कंट्री है और कोई असर नहीं डालेगा। आप मानते हैं कि अगर कोई दूसरा कंट्री बोल भी देता है कि भारत ने जो किया वो सही है या गलत है, उसको सुनना या नजरअंदाज करना चाहिए? ऐसा नहीं है, हमें एकजुट होकर के रहना है। बाकी भारत के बारे में कोई दूसरा क्या कहे उसमें अफवाहों में हमें नहीं जाना है। बस यही हमारा है। बस हमने पहले ये भी देखा था कि यूरोपियन यूनियन के कुछ एनवॉयज आए थे, वो कश्मीर भी गए थे, उन्होंने भी आपत्तियां जताई थी। यूरोपियन यूनियन के कुछ एमपीज ने वहां पर आपत्तियां जताई थी। तो आप लोग मानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में जो अलग अलग फैसले लिए गए हैं सरकार के, उससे क्या भारतीय सरकार की साख, भारत की जो इंटरनेशनली साख है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता? आप युवा, आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में कभी सोचा नहीं? चलिए, आप में से कोई है जो इसके बारे में सोच? ट्रंप जैसा इंटरनेशनल नेता भी भारत आया था, उसने बोला था भारत का अंदरूनी मामला है और हर देश के अपने कुछ ना कुछ मैटर होते हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी घटनाएं हर देश में होती हैं। अगर भारत सरकार ने कोई फैसला लिया है, पब्लिक को कुछ भरोसा अगर दिलाया जा रहा है तो यहाँ की जनता को उस पर भरोसा करना चाहिए। और बाहर के देशों को इस पर टिप्पणी से बचना चाहिए? उनका काम है, टिप्पणी तो करेंगे। हाँ, टिप्पणी करना तो सबका अपना हक है भाई। हाँ, ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि कोई टिप्पणी करने का हक है, वो कर सकते हैं कोई इस पर। लेकिन भारत, शायद आप मानते हैं कि भारत को उस पर खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई और है जो इस पर अपना नजरिया रखना चाहेगा? चलिए, हमने कई लोगों से बात
की, हमने अपने एक्सपर्ट से भी बात की, लेकिन ज़्यादातर जो आम आदमी है वो यही मानता है कि भारत की साख पर कोई असर इसका नहीं पड़ने वाला है कि बाहर के देश क्या कहते हैं। लेकिन मैं, आप, ये लोग और आम लोग डिप्लोमेसी को नहीं चलाते हैं। देश, अलग अलग देशों के बीच में जो रिश्ते हैं उस पर हमारा नज़रिया, हमारी सोच असर नहीं डालता है। क्या अलग अलग देशों की राय है, सोच है, इस पर भारत को चिंता करने की ज़रूरत है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के, एक राष्ट्र के तौर पर पूरे देश में, पूरे विश्व में कैसे देखा जाता है, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। फिलहाल पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।